सैम्पल पेपर सीबीएसई ने जो अभी निकाला है अप्लाइड मैथमेटिक्स का, इसमें देखिए क्या है कि पहले तो इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें किस तरह से चॉइस दिया है। तो द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस ए बी सी, ईच पार्ट इज़ कंपलसरी, हर पार्ट को आपको करना है। लेकिन सेक्शन ए में 20 एमसीक्यू हैं जिसमें आपको 16 करने हैं, सेक्शन बी में 20 एमसीक्यू हैं 16 करने हैं, सेक्शन सी में 10 हैं जिसमें आपको 8 करना है। और कोई भी इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में नहीं है, सेक्शन में अलग से कोई चॉइस नहीं है, जो चॉइस है इसी में दी है। दूसरी बात, सारे जो है क्वेश्चन इक्वल मार्क्स रखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सेक्शन ए को डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ, और सेक्शन ए में हमें 20 में से 16 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा 1 बाय 1। देखिए क्या लिखा, द वैल्यू ऑफ 5.8। देखिए नोटेशन जब भी आएगा डॉट और कोई नंबर साथ में लिखा होगा, इसका मतलब है कि ये मॉडुलो सिस्टम की बात कर रहा है, वेयर डॉट इज अ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी कमी है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8 लिखा होना चाहिए, मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे दोनों के प्रोडक्ट को, तो इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये क्या कह रहा है, देखिए 5 का मल्टीप्लाई करना है डॉट 8 11, तो 11 5 का कितना हुआ 55। अब 55 से आपको 8 को डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 55, 8 6 48, रिमाइंडर आ गया आपका 7। ये रिमाइंडर ही आंसर होता है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि 11 का 5 से मल्टीप्लाई करो और अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, तो 8 के सिस्टम में रिमाइंडर जो भी आएगा वो आंसर होगा। तो यहाँ पर 7 आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर एडिशन की बात करता, मॉडुलो 8 लगा देता है या 5 लगा देता, तो आप फिर ऐड करते और तब डिवाइड करते और फिर जो रिमाइंडर आता है दैट विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, फॉर 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें से जो ऑप्शन आपको ढूंढना है वो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये है आपका x और y, 2 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा x प्लस वाई ओवर 2, और इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा अंडर रूट ऑफ एक्स वाई, ठीक है। ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, 2 नंबर्स दिए हैं, तो am जो होगा वो दोनों का सम होगा। अर्थमेटिक मीन है तो सम बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन है तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई या एक्स वाई की पावर 1/2। तो ये एक रिजल्ट होता है। आपको सीधे सीधे फॉर्मूला याद रखना है कि am जो होता है वो gm से बड़ा होता है, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पर क्या है x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन क्या है 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का रूट ऑफ एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 रूट एक्स वाई। तो ध्यान से देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ए पार्ट। तो सेकेंड का ए पार्ट हो गया। am ग्रेटर देन gm एक फॉर्मूला है, जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक मीन निकालते हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो उनका डिफरेंस निकाला जाता है। तो जब आप am माइनस gm निकालते हो तो वो पॉजिटिव आ जाता है, तो वहीं से am gm से बड़ा आता है। तो हमने डायरेक्टली वो कंडीशन का यूज़ कर लिया। तो ये क्वेश्चन में देखते ही पता लग जाना चाहिए कि am ग्रेटर देन gm का क्वेश्चन है। तो सेकेंड का ऑप्शन हो गया आपका ए आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन कैन रो इन स्टिल वाटर एट अ रेट 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब 8 किलोमीटर से स्टिल वाटर में चल सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि इफ इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप स्ट्रीम, मतलब 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। ऑब्वियसली स्टिल वाटर मतलब शांत पानी है, और जो अप स्ट्रीम है मतलब जो वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में या कहीं भी वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके अगेंस्ट जाना है। मतलब अगर रिवर का डायरेक्शन हमारा ऐसे है तो अप स्ट्रीम का मतलब हुआ इसके अगेंस्ट जाएगा, ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा। तो धारा के विपरीत दिशा में अगर जाता है तो उसको 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। तो जब धारा के विपरीत दिशा में जाता है तो देखिए क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ये बनेगा कि जब शांत पानी में जाता है, मान लो लेट x स्पीड है मान लो, ठीक है, तो x है स्पीड,
तो किसकी स्पीड, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब धारा की जो स्पीड है वो x हमने मान ली, x किलोमीटर पर आवर। वो कह रहा है शांत पानी में जब जाता है तो उसको 8 किलोमीटर पर आवर और लगता है, ठीक है। तो टोटल जो स्पीड हुआ वो x 8 प्लस एक्स हुआ या x प्लस 8 हुआ। लेकिन जब अपस्ट्रीम में जाएगा, क्योंकि ये स्पीड वो कह रहा है बराबर है, क्योंकि वो बोल रहा है कि इफ इट टेक्स हिम थ्राइस, अगर वो 3 गुना ज्यादा समय लेता है अपस्ट्रीम और रोज डाउन स्ट्रीम देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो स्पीड की जो स्ट्रीम की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आ रहा है और पर्सन की जो स्पीड है 8, तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा और उसकी सेम दिशा में, तो स्पीड दोनों की सम हो जाएगी, 8 प्लस एक्स हो गया। ये 3 गुना ज्यादा समय लगता है अगर वो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जाता है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, दोनों का माइनस हो जाएगा, 8 माइनस एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें स्ट्रीम का स्पीड पता लग जाएगा। देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, देखिए ध्यान से, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा है, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकल आएगा। तो किस तरह से, 8 प्लस एक्स इक्वल टू 3 8 जा 24 माइनस 3x, तो क्या आ जाएगा, देखिए 3x उधर जाएगा, 4x आ जाएगा और 24 माइनस 8 आ जाएगा 16, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी। यानी कि जो स्ट्रीम है, जो धारा है, पानी की धारा है, उसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और 8 किलोमीटर आदमी की है, पर्सन की। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन हो गया इसका थर्ड का फोर है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन लगभग सब एग्जाम में आता है, 10th में भी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कह रहा है कि अगर x -4 के कॉन्ग्रुएंट है किस सिस्टम में, मॉडुलो 3 के सिस्टम में, तो कह रहा है x का सोल्यूशन बताओ। तो x का सोल्यूशन वो ऑप्शन होगा जिसको हम यहाँ रखेंगे और वो -4 के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए मॉड 3 में। तो इसका मतलब मैं डिटेल में बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 और डी हमारा 35। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिख लिए हैं। देखो x इज कॉन्ग्रुएंट टू -4, तो सबसे पहले ये रिजल्ट है कि a अगर b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m सिस्टम में, तो इसका मतलब ये होता है कि m a माइनस b को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो अगर -2 इसका सोल्यूशन है तो हम -2 रखेंगे, तो -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 मॉड 3। क्या ये सच है? मतलब 3 जो है वो -2 -4 को डिवाइड करेगा, क्योंकि a माइनस बी लेना है तो साइन के साथ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 -2 और +4 2 हुआ। क्या 3 2 को डिवाइड करता है? नहीं करता है, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह ऑप्शन बी को चेक करेंगे, तो बी को चेक करेंगे तो 12 रखेंगे x की जगह। क्या 12 -4 के कॉन्ग्रुएंट है मॉड 3 में? इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो 12 -4 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 12 माइनस प्लस हो जाएगा, 4 16 आ जाएगा। तो 3 16 को डिवाइड नहीं करता है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं, 19 x की जगह रखेंगे, तो 19 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 मॉड 3। क्या ये सच है? तो देखते हैं, 3 डिवाइड्स 19 -4, तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स 19 + 4 23 हो जाएगा। 3 23 को भी डिवाइड नहीं करता है, तो जब नहीं करेगा तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब डी लास्ट पार्ट बचा, वैसे टिक कर सकते हैं बट फिर भी चेक करके बताता हूँ। तो x की जगह आपने 35 रखा, 35 इज कॉन्ग्रुएंट टू -4 इन मॉडुलो सिस्टम 3, तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स 35 -4, तो सच बात है क्योंकि 3 जो है ये हो जाएगा 39, 3 जो है 39 को डिवाइड करता है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। तो 35 क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए डी इज द राइट आंसर। तो फोर्थ का आंसर हो गया डी। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सभी के एग्जाम में लगभग आता ही है ये क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है -2। वो पूछ रहा है कि एडजॉइंट ए का वैल्यू बताओ सॉरी, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, जहाँ पर यहाँ पर जो n है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 3, तो जैसे हमने 3 लगाया तो डिटर्मिनेंट ए की पावर
3 माइनस 1, ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। क्लियर, ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, जब आप a इंटू एडजॉइंट ए लिखते हो, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसमें दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा के ये फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इन 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स दिया है, वैल्यू ऑफ A12 C13 प्लस A22 C23 प्लस A32 C33, जहाँ पर C जो दिया है Cij मतलब C13 C23 और C33, ये को फैक्टर हैं करस्पॉन्डिंग टू Aij, मतलब ये A33 के को फैक्टर हैं, ये A23 का को फैक्टर है और ये A13 का को फैक्टर है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो जिसको रिजल्ट नहीं याद है वो कैलकुलेट कर सकता है, बट इसका आंसर 0 होगा। इस पूरे का सम जो है वो 0 होगा। कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है किसी कॉलम का या किसी रो का, और वो किसी दूसरे कॉलम या रो के एलिमेंट से के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो सबका सम जो है 0 आता है। इस चीज़ को हम अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स बनाते हैं 3x3 की, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी क्या करेंगे, अभी A12 लिखा और C13 लिखा। C13 कैसे लिखोगे, मतलब A13 का को फैक्टर, तो A13 का कॉलम छोड़ोगे, A13 का रो छोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा A21 A31 डिटर्मिनेंट लगा सकते हैं, A22 और A32, और बाहर साइन प्लस का आएगा क्योंकि 1 + 3 जो होता है 4 होता है, तो कोफैक्टर के फॉर्मूले में -1 की पावर i + j आता है। ठीक है, अब देखो अगला वाला टर्म क्या होगा, अगला वाला कह रहा है कि A22 का मल्टीप्लाई करो किसमें, C23 में, मतलब A22 का C23 में, तो C23 A23 के करस्पॉन्डिंग क्या है कोफैक्टर, तो A23 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखोगे तो 2 + 3 माइनस मतलब 5 आएगा, तो -1 की पावर 5 माइनस आएगा। फिर क्या होगा, A23 का कोफैक्टर मिलेगा A11 A12 A31 A32, ये आ जाएगा। इसी तरह प्लस ये वाला टर्म देखिए A32 और C33, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर A33 का, तो बाहर प्लस आ जाएगा क्योंकि -1 की पावर 3 + 3 6, मतलब इवन नंबर है, तो A32 के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे, A33 के करस्पॉन्ड A32 है और A33 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर मतलब इसके करस्पॉन्डिंग, तो क्या होगा, इट इज़ A11 A12 A21 A22। जब आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो वैसे ये प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बड़ी आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं कि अगर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है A और B, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है A और B, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका ऑप्शन जो होगा 6th का A पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन, इफ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स A एंड B, 2 स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू 12 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू -4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट A। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट A इंटू B को ब्रेक करेंगे, डिटर्मिनेंट A इंटू B, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि 2 मैट्रिक्स हैं, उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स पहली मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ द दूसरी मैट्रिक्स, दोनों के प्रोडक्ट बराबर होंगे, तो 12, और डिटर्मिनेंट B की वैल्यू -4 है तो यहाँ रख देंगे, डिटर्मिनेंट A इंटू -4 इक्वल टू 12, तो सीधे डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 आ जाएगी, 12 डिवाइड बाई -4 -3, तो आंसर आ जाएगा आपका C पार्ट। तो 7th का C पार्ट हो गया। 8th क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। 8th क्वेश्चन एक बिल्कुल रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि क्रेमर्स रूल को सॉल्व करने से आएगा। तो क्रेमर्स रूल कहता है कि अगर किसी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, क्रेमर्स रूल डेल्टा इक्वल टू 0, मतलब जो डिटर्मिनेंट होता है, और एटलीस्ट मतलब 3 जो डिटर्मिनेंट बनते हैं, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, ये नॉन जीरो, मतलब इनमें से कोई एक नॉन जीरो,
अगर इनमें से कोई एक नॉन जीरो होता है तो सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ये आपको रिजल्ट बिल्कुल याद होना चाहिए। देन द सिस्टम एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, ये तो जीरो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो, देन द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ये एज अ रिजल्ट बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि क्रेमर्स रूल से जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड आएगा, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज सी एक्स। सी एक्स एक कॉस्ट फंक्शन है जो कि दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 1500। फिर वो कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट जब 10 यूनिट प्रोड्यूस होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट आप जानते हैं, इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डी ओवर डी एक्स निकालना है, लेकिन जब x जो है वो 10 यूनिट्स हो तो आपको निकालना है एट x इक्वल टू 10। सी एक्स कॉस्ट फंक्शन दिया है तो सीधे से डी सी ओवर डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ 2x प्लस 30, और डी सी ओवर डी एक्स हमें निकालना है जब x हमारा 10 हो। तो x हमारा 10 होगा तो 2 इंटू 10 प्लस 30, 2 इंटू 10 20 हो गया, प्लस 30 विल गिव यू 50 इज द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन, 9th का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 ओवर एक्स, पूछ रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग पूछ रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो डिक्रीजिंग के लिए आपके पास जो कंडीशन है दैट इज एफ डैश एक्स मस्ट बी लेस देन 0। अगर ऐसा है तो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली का मतलब है लेस देन इक्वल टू नहीं लगेगा, सिर्फ स्ट्रिक्टली लेस देन होगा। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, दैट इज -1 ओवर एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, एक्स की पावर -1 एक्स की पावर -1 दैट इज -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये डेरिवेटिव निकालने का तरीका है, फॉर्मूला लगा दिया एक्स की पावर n। तो ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर लेस देन 0 होगा। अब ध्यान से सोचो, एक नंबर लाइन है, x कभी भी 0 नहीं हो सकता बिकॉज डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो x 0 नहीं हो सकता, तो 0 पे मैंने डार्क सर्कल नहीं बनाया, एम्प्टी सर्कल बनाया, मतलब इस पॉइंट को लेना नहीं है। अब आप x को कोई भी नंबर रखते हो, x को कोई भी नंबर रखते हो वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चीज 1/x² हमेशा एक प्लस का नंबर देगा, लेकिन बाहर माइनस बैठा है उसको नेगेटिव कर देगा। तो चाहे तुम नेगेटिव नंबर रखो चाहे पॉजिटिव नंबर रखो, तो पॉजिटिव वाले इधर की तरफ आगे जाके और माइनस वाले माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो जो भी नंबर है चाहे माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में रखा जाए, चाहे 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच में रखा जाए, हमेशा जो है 1/x² पॉजिटिव आएगा। लेकिन क्योंकि माइनस यहाँ बाहर लगा है तो जैसे ही माइनस लगाओगे हर वो नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे भी किसी इनइक्वालिटी में जब हम नेगेटिव नंबर से या माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, जैसा कि यहाँ हो गया। तो इसका मतलब जो डिक्रीजिंग इंटरवल है, डिक्रीजिंग क्यों चाहिए, उसकी वजह से हमने लेस देन लगाया, माइनस इन्फिनिटी से 0 और यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, जिसको क्वेश्चन के आंसर में लिखा है माइनस इन्फिनिटी से 0 एज वेल एज 0 टू इन्फिनिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड या एज वेल एज 0 टू इन्फिनिटी। तो ऑप्शन हो गया इसका 10th का सी पार्ट। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था 10th, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सारे क्वेश्चन वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, आपको इनइक्वालिटीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ टैंजेंट टू द कर्व, एक कर्व दिया आपको y इक्वल टू x³ प्लस x, और कह रहा है कि किस पॉइंट पर निकालना टैंजेंट, तो एट द पॉइंट 1,2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। अगर ये हमारा x1 y1 पॉइंट है, इस पॉइंट पे टैंजेंट की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप होता है आपका dy/dx, लेकिन जो पॉइंट दिया है वो उस पॉइंट पर, और x माइनस x1, यही आपके x1 y1 है, तो ये लाई करा देंगे हम। तो हमारे पास बनेगा y माइनस 2 इक्वल टू dy/dx एट 1,2 इंटू x माइनस 1। ये हो गया हमारे पास टैंजेंट का इक्वेशन। अब हमें dy/dx निकालना है एट द पॉइंट 1,2। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 3x² प्लस 1।
अब हम dy/dx जो हमने निकाला है उसमें हम 1,2 रख देंगे। तो 2 तो रख ही नहीं पाओगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट है नहीं, तो केवल 1 रखा जाएगा। तो क्या आ जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, यानी कि स्लोप जो dy/dx है टेंजेंट का स्लोप वो हमारे पास 4 आ गया। तो y - 2 = 4 टाइम्स x - 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y - 2 = 4x - 4। तो फाइनल क्या आ जाएगा 4x - y = 4x, माइनस y उधर जाएगा और ये वाला जो -4 है उधर जाएगा। तो 4 - 2 2 बचेगा। तो 4x - y = 2। तो ऑप्शन देखेंगे हम, बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो 11th का आंसर हो गया हमारा बी पार्ट। तो 11th का आंसर बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है, a candidate claims 70%, 12th क्वेश्चन, a candidate claims 70% of people in her constituency would vote for her, मतलब 70% जो इंडिविजुअल हैं वो वोट करेंगे किसी बंदी के लिए, ठीक है। उसने कैंडिडेट ने ये क्लेम किया ऐसा। फिर वो कह रहा है कि जो आपका है अगर 1,20,000 है ना, 1,20,000 वैलिड वोट्स आर पोल्ड, मतलब इतने जो हैं 1,20,000 इतने वैलिड वोट दिए गए, ठीक है, इतने वोट्स वैलिड है, दे दिए, वैलिड वोट्स आर पोल्ड, देन द नंबर ऑफ वोट्स शी एक्सपेक्ट फ्रॉम। देखो 70% वो कह रहा है कि कैंडिडेट क्लेम कर रहा है कि 70% उसके लिए वोट करेंगे, लेकिन कितने वोट करते हैं, तो इतने ने किया। इसका मतलब क्या है कि अब उसको क्या करना है कि कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं जो वो एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब कंफर्म नहीं है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो जो आपका 70% है इतना वोट होना ही चाहिए, लेकिन कितना किया 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 किया, इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका कौन सा लगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ मीन, मतलब एक्सपेक्टेड मीन लगा कि ऑन एन एवरेज कितने लोगों ने वोट किया। तो 70% वॉज द एक्सपेक्टेड वन, इतना करना चाहिए, लेकिन उसमें से सक्सेसफुली वोट कितने ने किया 1,20,000 ने। तो मीन निकाल लिया हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो n क्या है 70%, मतलब 70 / 100 मल्टीप्लाइड बाई 1,20,000। तो बहुत आसान है, अगर आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हुआ है तो इसको आप आसानी से समझ सकते हो। तो 12/7 का कितना हुआ 84, कितने जीरो 1 2 3। तो 84,000 जो वोट्स हैं वो एक्सपेक्ट करती कि इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि 70% इतने वोट अवेलेबल हैं जिसमें से 1,20,000 सक्सेसफुली डाले गए हैं। तो जो एक्सपेक्टेड है वो 84,000 है, क्योंकि वोट कितने पड़े हैं ये तो पता नहीं है, तो रिजल्ट आने पे ही पता लगेगा। तो ऑप्शन जो होगा 12th का बी पार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आप याद करो तो इस तरह का कर्व होता है, नॉर्मल कर्व इस तरह का कर्व होता है, और जो ये एरिया होता है, ये सब पूरा एरिया, ये आपका होता है -∞ से ∞ fx dx = 1, ठीक है। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब -∞ से ∞ fx dx ये टोटल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन किसमें, अंडर कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है। अब इंटीग्रल का साइन आया, इसका मतलब वो बात कर रहा है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर समेशन का साइन आता तो वो बात करता डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल एरिया बाय द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व इज इक्वल टू 1। वैसे भी अगर डिस्क्रीट होता तो वो देता समेशन f ऑफ xi, तब आप इसको इक्वल टू 1 करते। अगर डिस्क्रीट सिस्टम होता तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसी के पैरेलल क्वेश्चन है। अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिया होता। कंटिन्यूअस है इसलिए -∞ से ∞ इंटीग्रल के फॉर्म में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जो 14 क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो क्वेश्चन है वो आपका डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे है। तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इफ x denotes the number of hours of a student devotes to self study during a randomly selected school day, ठीक है। स्कूल का दिन है, मतलब
कोई दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन। द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू x, स्मॉल x, देखो कैपिटल X की वैल्यूज लेगा कौन, स्मॉल x, वेयर k इज सम अननोन कांस्टेंट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया मतलब जब x 0 हो, ठीक है, जब स्मॉल x 0 हो तब k है, स्मॉल x 1 हो या 2 हो तो kx है, 3 हो और 4 हो k इंटू 5 माइनस x है, तो 0 अदरवाइज। तो पूछ रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट स्टडीड एटलीस्ट 3 आवर्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स हो गए मतलब 3 आवर्स कम से कम इतना तो पढ़े, कम से कम 3 घंटे पढ़े, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है x कम से कम 3 घंटा पढ़े। कम से कम का मतलब है कि 3 तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, उससे ज़्यादा भी पढ़ सकता है। तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो सबसे पहले देखो सम ऑफ जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, k इन सबको ऐड कर देना होगा। तो k प्लस कितना हो जाएगा, k और 5 माइनस x, ठीक है, इंटू 5 इक्वल टू 1। ये सम प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा ये k 2k और 5k 7k, तो 7k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1/7। बहुत सिंपल है। तो आपको सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो कर देना चाहिए इक्वल टू 1। तो ये क्योंकि डिस्क्रीट सिस्टम है इसलिए समेशन पी आई का हमने फॉर्मूला लगाया। अगर कंटिन्यूस होता तो इंटीग्रल से करते हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कम से कम 3 घंटे पढ़े, तो 3 घंटे कम से कम जब पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3k प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3k, मतलब अब k की वैल्यू कितनी है, 1/7, तो आंसर हो जाएगा आपका 3/7। तो इसका आंसर हो गया 14th का सी पार्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए, तो ये क्या कह रहा है, देखिए, एन ऑटोमेटिक मशीन प्रोड्यूसेस 20,000 पिन्स पर डे। 20,000 पिन पर डे प्रोड्यूस करता, मतलब 20,000 प्रोड्यूस कर देता है, ये कन्फर्म है। ऑन अ रेयर ओकेजन इट प्रोड्यूसेस अ परफेक्ट पिन हुज चांस इज 1/1000। मतलब क्या है कि जो एक परफेक्ट डे है, जिस दिन प्रोडक्शन बढ़िया होगा, कि आज उम्मीद है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा, तो उस दिन वो 1/1000 के चांस से पिन को प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूसेस अ परफेक्ट पिन हुज चांस इज 1/1000, मतलब बहुत कम चांस है कि पिन जो है परफेक्टली बन जाए। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करना, मीन एंड वेरिएंस निकालना है। तो मीन एंड वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, NP। n क्या हो गया, n वो चीज़ हो गई कि वो उतना प्रोड्यूस करता है, जैसे 20,000 पिन जो है प्रोड्यूस करता है, तो n हो गया कि नंबर ऑफ पिन प्रोड्यूस कर रहा है 20,000। फिर कह रहा है कि ये क्या है, ये चांस है एक बढ़िया पिन प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि सक्सेसफुली अगर पिन को प्रोड्यूस करेगा तो P क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, तो 1/10,000 हो गया। तो सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया 10th आंसर आ गया 2। तो इसका जो मीन है और वेरिएंस है दोनों ही 2 हैं, तो 15 का बी पार्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या कह रहा है, फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू, तो ध्यान से देखिए मीन क्या लिखा है, मीन इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, मीन इज एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ, और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सबका सम जो होता है वो टोटल प्रोबेबिलिटी देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है और ये जो सम लिखा है k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल, ये क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो जब भी आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते थे तो उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला दिया होता था, क्योंकि अब आप k की अलग अलग वैल्यू के लिए जब निकालेंगे और सबको सम करेंगे तो वो हमेशा आंसर 1 आएगा। तो कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया जाए टोटल प्रोबेबिलिटी और सम, तो आप समझ लीजिए कि आंसर उसका 1 है, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ प्रूव की जाती है। तो 16 का डी पार्ट। 17 क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान क्वेश्चन है। अ टीवी मैन्युफैक्चरर टेस्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 6 पिक्चर्स। ध्यान से देखिए 6 पिक्चर्स का रैंडम सैंपल बनाया है, यानी कि n इक्वल टू आपका हो गया
6. Tubes to determine any defect. Past experience suggests that the probability of defective picture is what? It is 0.05. Probability of defective पक्का है defective picture है, मतलब P हो गया 0.05. Probability that at least one defective picture, मतलब कम से कम एक defective picture मिलेगा, मतलब either it is equal to 1 और greater than 1. और ये probability का होता है 1 माइनस P ऑफ 0, क्योंकि 1 से बड़ा चाहिए, नेगेटिव हो नहीं सकता. देखो 1 या चाहिए या 1 से बड़ा चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इक्वल टू 1. तो 1 माइनस P ऑफ 0. अब P ऑफ 0 कैसे लगाओगे? तो P की वैल्यू पता है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि आसानी से हम Q निकाल सकें. तो 5 बटे हो जाएगा 100, यानी कि 1/20. तो P की वैल्यू आपके सामने आ गई 1/20. Q की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1/20, दैट इज 19/20. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हैपनिंग बार बार हो गई है. जब इवेंट एक ही बार बार होता है तब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना होता है. तो क्या लगा देंगे? Q प्लस P की पावर n क्या होता है? NCR Q की पावर n माइनस R और P की पावर R. तो फॉर्मूला रख दीजिए. P ऑफ 0 निकालना है, मतलब R की वैल्यू हो गई आपकी 0, n की वैल्यू हो गई 6, तो 1 माइनस 6C0. Q कितना है? 19/20. 19/20 की पावर हो जाएगी n माइनस आर, मतलब 6 माइनस 0 6, और P की पावर R मतलब 1/20 की पावर 0 हो जाएगा. तो ये फाइनली क्या दे देगा? 1 माइनस 6C0 और 19/20 की पावर 6 और 1/20 की पावर 0 इज 1. तो यही आपका आंसर होना चाहिए. तो 1 माइनस 6C0 6 होता है और 19/20 की पावर 6 आ जाएगा. तो आंसर ये आना चाहिए. तो आंसर ये आना चाहिए. अच्छा 6C0 तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा. तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 19/20 की पावर 6. तो 1 माइनस 19/20 की पावर 6. क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट हो गया. फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है. तो आपको ये तो देखिए याद ही रखना पड़ेगा. 18 हो गए. ये सब थ्योरी के क्वेश्चन है कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स जो है ये आपका बेस ईयर क्वांटिटी लेता है. जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स द वेट्स आर टेकन एज बेस ईयर क्वांटिटीज. तो इसका ऑप्शन सी पार्ट होगा. तो ये तो बिल्कुल रट डालना है आपको, जो भी रिजल्ट है डायरेक्ट वो याद कर लो. तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. 19 क्या कह रहा है कि अगर गिवन है आपको समेशन P1 Q1. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? समेशन P1 इंटू Q1 दिया है 506, समेशन P0 इंटू Q0 दिया है 406, और समेशन P1 इंटू Q0 दिया है आपका 456, समेशन P0 इंटू Q1 दिया है 451. कह रहा है 0 और 1 सब्सक्रिप्ट हैं, बेस ईयर और करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब 0 आपका हो गया बेस ईयर को, तो इसके भी डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, और आपका 1 जो हो गया दैट इज अ करंट ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इनकी तरफ के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं. द पार्शियल इंडेक्स नंबर. तो पार्शियल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है P010, दैट इज समेशन P1 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई समेशन P0 इंटू Q1 मल्टीप्लाइड बाई 100. तो समेशन P1 इंटू Q1 कितना दिया है? देखिए 506 506 डिवाइडेड बाई समेशन P0 Q1 दिया है 451, तो 451 लगा दिया मल्टीप्लाइड बाई 100. इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा 112.1. तो बहुत सिंपल है. डायरेक्ट आपको अगर फॉर्मूला याद है देन इट इज़ वेरी इजी टू डू. फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं. इसके भी रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है. प्राइस इंडेक्स बाई मार्शल एजवर्थ. ठीक है, ये फॉर्मूला जो होता है वो क्या है? अर्थमेटिक मीन होता है. इट इज़ द बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटीज़ का. तो बेस एंड करंट ईयर क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है Q0 प्लस Q1/2. तो इसका आंसर होगा सी पार्ट. तो इस तरह से सेक्शन ए हमने कंप्लीट किया. सेक्शन बी और सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे.